नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से बीएससी थर्ड ईयर सेक्शन सी और ऑनर्स क्लास के लिए फिजिक्स फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हूँ। पिछले 2 टर्म पर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन की डेवलपमेंट को समझा है। श्रोडिंगर इक्वेशन, साइंटिस्ट श्रोडिंगर किस प्रकार डी ब्रगली मैटर वेव कंसेप्ट से प्रभावित थे और साइंटिस्ट डिवाई की रिमार्क कि जब ये मैटर वेव है तो इसके लिए वेव इक्वेशन भी होगी। साइंटिस्ट डिवाई हालांकि इस बात को भूल गए, लेकिन श्रोडिंगर ने इस बात को याद रखा। कई प्रकार की कंस्ट्रेंट और यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंट को पालना करते हुए उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन की टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को ड्राइव किया। वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस और ख़ास तौर से नॉर्मलाइज, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आगे जो मिला है वो साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न का मिला, जिन्होंने की तरंग फलन की भौतिकीय सार्थकता के बारे में बताया। तो इन सब बातों को उपयोग में लेते हुए आज हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न ने जैसा कहा कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वह डेंसिटी टाइम का फंक्शन नहीं होती। इसका अर्थ हुआ कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समय के साथ अपरिवर्तित रहती है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो इक्वेशन है वह है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी साई स्टार साई dB = 1, यानी हमने पूरे स्पेस में इस मान को ले लिया है। अब यदि हम किसी भी क्वांटम सिस्टम की प्रोबेबिलिटी पर कंसीडर करें, मान लीजिए वह बाउंडेड रीजन और सराउंडेड रीजन में है, तब इंटीग्रेटेड प्रोबेबिलिटी का मान भी एक ही होगा। मतलब क्या हुआ? प्रायिकता का जो मान है वह मान चाहे बाउंडेड रीजन में हो चाहे सराउंडेड रीजन में हो, इन सब का जो जोड़ है वह अधिकतम एक हो सकता है, एक ही मिलेगा, ऐसा ही मिलता है। और इस प्रकार से यह प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन लॉ की पुष्टि भी करता है। मान लीजिए किसी क्वांटम सिस्टम के साथ कोई फ्लो अवस्था में है, तो बाउंड रीजन में प्रायिकता का जो मान होगा वह समय के साथ इस प्रकार से परिवर्तित होगा कि यदि बाउंड रीजन में प्रोबेबिलिटी का मान घटेगा तो निश्चित रूप से सराउंडिंग रीजन में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी का मान बढ़ेगा। और कुछ इस प्रकार से ये सामंजस्य रहता है कि प्रायिकता का मान हमेशा संरक्षित रहना चाहिए, हमेशा समान रहना चाहिए। जो अधिकतम मान है एक, वही मान रहना चाहिए। हम हाइड्रोडायनेमिक्स और चार्ज डेंसिटी में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़े हैं। अपन ने फर्स्ट ईयर में थर्ड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये सारी बातें विस्तार से सीखा हुआ है। और वहाँ पर जो इक्वेशन है वो है d/dt प्लस डाइवर्जेंस J = 0। आपको ध्यान होगा रो वहाँ पर चार्ज डेंसिटी थी, J वहाँ पर करंट डेंसिटी थी। बिल्कुल इसी प्रकार से इस सिस्टम में भी जो इक्वेशन मिलेगी वह है dp/dt प्लस डाइवर्जेंस S = 0 मिलेगी।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह। यहाँ पर P प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, जबकि हम S को प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोलेंगे। आपने नोट किया होगा, चाहे चार्ज डायनेमिक्स हो, हाइड्रोडायनेमिक्स हो, क्वांटम सिस्टम हो, अपने विषय की ब्यूटी क्या है, जो यूनिफॉर्मिटी है वह कहीं भी प्रभावित नहीं होती। उदाहरण के लिए यदि हम स्थितिज ऊर्जा पर विचार करें तो स्थितिज ऊर्जा का जो मूल अवधारणा है, यह मूल अवधारणा चाहे इंटरेक्शन पिक्चर ग्रेविटेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे न्यूक्लियर हो, इट रिमेन सेम। और यही काम अब यहाँ पर भी हो रहा है कि जब हम चार्ज डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, क्वांटम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो प्रकार है वह प्रकार हर प्रकार से एक ही जगह है, समान रूप में है। इस बात की डेरिवेशन करने के लिए हम पुनः श्रोडिंगर इक्वेशन पर लौटते हैं। मान लीजिएगा कोई फोर्स है जो किसी पार्टिकल पर एक्टिव है और उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी V है, तब उस केस में श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट होगी। IH क्रॉस DDT ऑफ साई इज इक्वल्स टू माइनस H क्रॉस स्क्वायर बाई 2m प्लस B साई। इस समीकरण का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो समीकरण है वो होगा माइनस IH क्रॉस DDT ऑफ साई इज इक्वल्स टू माइनस H क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस B साई स्क्वायर। हम क्या करें, पहली समीकरण को साई स्टार से, दूसरी समीकरण को साई से मल्टीपल किया और मल्टीपल करने पर हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है वह समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हो गई हैं, जिसको कि मैंने A और B से दिखाया है। अब B समीकरण को A में से घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग B फ्रॉम A, तो जो इक्वेशन प्राप्त हो रही है वह यह प्राप्त हो रही है। और फिर हम इसको कंडेंस करके लिख सकते हैं। ये हो गया साई स्टार DDT ऑफ साई प्लस साई DDT ऑफ साई स्टार इज इक्वल्स टू माइनस H क्रॉस अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल 2 साई माइनस साई डेल 2 साई स्टार। अब देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको यूबी मेथड से कंडेंस करके लिखा जा सकता है। तो ये हो गया DDT ऑफ साई स्टार साई। साई स्टार वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर है। तो राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन हमें मिल रही है वह इक्वेशन क्या है, माइनस H क्रॉस अपॉन 2m आई, माइनस H क्रॉस अपॉन 2m आई मीन्स आयोटा, डेल डॉट साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार, डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर है। अतः इस समीकरण की जो मूल समीकरण है क्वांटम सिस्टम की, उससे तुलना करते हैं। जब उससे तुलना करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान जो निकल के आएगा, किससे तुलना कर रहे हैं, जो क्वांटम निकाय की जो समीकरण है DDTP प्लस डाइवर्जेंस S इज इक्वल टू 0, इससे हम तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करने पर हम देख रहे हैं P बराबर है साई स्टार साई एंड S क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, जिसका मान गणितीय रूप में क्या निकल के आ गया है, H क्रॉस अपॉन 2m आई साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई स्टार। और इस प्रकार से जब हम इन मानों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये समीकरण बिल्कुल उसी प्रकार से बन जाएगी, DDT ऑफ P प्लस डाइवर्जेंस S इज इक्वल टू 0। यह है हमारी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के टर्म में समीकरण हमको मिल गई है। अब जो ये समीकरण 4 मिली है, इस समीकरण को समझने की ज़रूरत है। देखिएगा, इसमें जो एक टर्म आ रही है वह टर्म है डाइवर्जेंस। हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल का डिटेल स्टडी फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किए हुए हैं। आपको ध्यान होगा, डाइवर्जेंस की जो परिभाषा हमने विकसित की थी वह क्या थी, वह ये थी कि किसी भी एकांक आयतन से प्रति सेकंड निर्गत जो फ्लक्स का मान होगा वह डाइवर्जेंस कहलाएगा। और वहाँ पर आपने ये भी सीखा है कि डाइवर्जेंस का मान प्लस धनात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है,
और डाइवर्जेंस का मान ये सिद्ध करेगा कि सिस्टम के अंदर सोर्स है या सिंक है। ये सारी बातें हमने फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है। अतः उस ज्ञान का उपयोग करके हम समीकरण 4 की व्याख्या करने में कुछ समर्थ हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण 4 की हम व्याख्या करें तो जरा देखिएगा, यह इक्वेशन क्या बता रही है कि बाउंड रीजन से क्वांटम निकाय की प्रायिकता परिवर्तन की दर है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है P, और ये क्या है, पहला जो पद है DDT ऑफ P। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का परिवर्तन की दर किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डाइवर्जेंस S, है ना। इसका अर्थ हुआ उस क्षेत्र से डाइवर्जेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के ऋणात्मक मान के तुल्य होती है। तो जो बात गणितीय रूप में लिखी हुई थी उसको मैंने भाषा के रूप में लिख दिया है, और मैंने क्या बताया है कि क्वांटम निकाय के लिए प्रायिकता परिवर्तन की जो दर है वह ऋणात्मक होगी। प्रायिकता परिवर्तन की दर किसके बराबर है, डाइवर्जेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के ऋणात्मक मान के तुल्य होगी। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि बाउंड रीजन में यदि प्रायिकता दर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बाउंड रीजन में अपसारिता कम होगी, और प्रायिकता दर घटेगी तो बाउंड रीजन में अपसारिता यानी डाइवर्जेंस का जो मान है वह बढ़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभा में प्रायिकता का संरक्षण होता है। अब हम पृथक रूप से कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पर विचार करते हैं। तो हमारी जो समीकरण थी वो क्या थी जो निकल के आई थी, DDT ऑफ P प्लस डाइवर्जेंस S इज इक्वल्स टू 0। हमने इस समीकरण को समाकलन रूप में लिख दिया, दोनों पक्षों का समाकलन लिया, वॉल्यूम इंटीग्रल, तो ये समीकरण बन जाती है वॉल्यूम इंटीग्रल DDT/P dB प्लस डाइवर्जेंस S dB इज इक्वल्स टू 0। अब इस समीकरण का जो द्वितीय पक्ष है उस द्वितीय पक्ष पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की अप्लाई करते हैं, उसके उपयोग करते हैं। और हमने फर्स्ट ईयर में ये सीखा हुआ है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार हम सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल का इक्विवेलेंस रिलेशन जानते हैं। इस प्रकार से हम इस द्वितीय पद जो वॉल्यूम इंटीग्रल का है उसको सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। अतः गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार इसका जो मान हो गया वह हो गया क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ A S डॉट ऑफ n dA। n क्या है, यूनिट वेक्टर है, तथा A एक ऐसा सरफेस एरिया है जो आयतन B को परिबद्ध करता है। अतः ये मान इसमें लिखा जा सकता है। और ये जो हमने काम किया ये किसके अनुसार किया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार हमने ये काम कर लिया है। अब देखिएगा क्या अर्थ निकलता है, DDT ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल P dB इज इक्वल्स टू माइनस क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ A S dA। तो जो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड है वह लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रहा है, आयतन B में कण को पाई जाने की प्रायिकता में समय के साथ परिवर्तन की दर को व्यक्त कर रहा है, जबकि द्वितीय पद आयतन B में परिबद्ध पृष्ठ के क्षेत्रफल से प्रायिकता घनत्व के फ्लक्स के परिवर्तन को बता रहा है। अर्थात क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ A S डॉट dA इज इक्वल्स टू माइनस DDT ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल P dB। समीकरण 5 जो हमने बनाई है। अब इसका क्या अर्थ है उसको देख लीजिएगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि आयतन B को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से जो प्रायिकता धारा घनत्व का है उसका जो निर्गत फ्लक्स होगा वह उस पृष्ठ से परिबद्ध आयतन के कण को पाए जाने की प्रायिकता में कमी की दर के बराबर होता है। हमने जो गणितीय भाषा में समीकरण 5 में लिखा है उसी बात को हमने भाषा के रूप में कह दिया है। मैं एक बार फिर इस बात को दोहराता हूँ और क्या कह रहे हैं देखिए ज़रा। इसका अर्थ है आयतन B को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से का अर्थ है आयतन B को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ से
उस पृष्ठ से परिबद्ध आयतन के कण के पाए जाने की प्रायिकता में कमी की दर के बराबर होता है और यही प्रायिकता के संरक्षण को व्यक्त करता है। इस प्रकार से यदि हम समीकरण 5 को संपूर्ण स्पेस में लें तो जो वेव फंक्शन है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हो जाएगा और उस केस में जो बायां जो इंटीग्रल है समीकरण 5 का वह 0 के बराबर होगा, जिसको मैंने लिखा है क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल s.dA = 0। तब राइट हैंड साइड में जो मान बनेगा वह 0 के बराबर होगा। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल ρdB = कांस्टेंट। और जो ये PdB है, P क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। P का मतलब क्या होता है? साई स्टार साई। इट मीन्स साई स्टार साई dB = कांस्टेंट। अर्थात कण के संपूर्ण आकाश में पाई जाने की जो प्रायिकता है वह प्रायिकता कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है और जब स्थिरांक का मान 1 ले लिया जाएगा तो हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को समझने के बाद अब हमें कल जो क्वांटम मैकेनिक्स में आगे कुछ ऑपरेटर्स यूज होंगे और एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस प्रकार से लिखना है हम कल उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।